ओके, मैं रिव्यू को ज्यादा ड्रामेटिक नहीं करूंगा क्योंकि फिल्म ऑलरेडी इतनी ड्रामेटिक है कि ड्रामे की जरूरत है नहीं। सीधे सीधे फिल्म पर बात करें तो ये फिल्म कुछ ऐसी है कि कुछ लोग इसको आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसी उपाधि देके महान फिल्म बताएंगे, तो कुछ लोग थंबनेल पर बकवास फिल्म बिलो एक्सपेक्टेशंस लिख के इसे वर्स्ट फिल्म ऑफ द ईयर कहेंगे। दोनों का मकसद व्यूज पाना ही है। टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको जज करने के लिए समय चाहिए होगा। इंस्टेंटली फिल्म देखकर इस पर आप राय नहीं बना सकते हैं। फिल्म देखने के बाद ही आपको दोबारा से फिल्म के हर पहलू पर दिमाग लगा के सोचना होगा, तभी आई गेस आप फिल्म पर एक मत बना सकते हैं। टॉक्सिक एक पीरियड फिल्म है जिसकी कहानी 1947 से शुरू होती है जब देश आजाद हुआ था। यहां गदर या बंटवारे पर बेस्ड किसी फिल्म की तरह ट्रेनों पर लाशें नहीं भेजी जा रही थी, लेकिन खून खराबे उससे कहीं ज्यादा हो रहे थे। गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म का बेस है गैंगस्टर्स का साम्राज्य और वर्चस्व की लड़ाई, और इस लड़ाई के दौरान कुछ लव स्टोरीज पनपती हैं। ये लव स्टोरी इस फिल्म के असल बेस बन के उभरते हैं। मतलब फिल्म देखकर फील होता है कि खून खराबा, मार कुटाई सब कुछ वर्चस्व की लड़ाई के लिए है, लेकिन एक्चुअली में पूरी फिल्म का एक ही कंक्लूजन निकल के आता है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो कहानी राया और उसकी बहन की है जो अंडरवर्ल्ड में एक ऊंचा मुकाम पाने के लिए लोगों को भेड़ बकरी की तरह काटने से पीछे नहीं हटते। गोवा पर राज करने के लिए दोनों भाई बहन ने खून की होली खेली। इसी बीच डॉन की बेटी का दिल राया पे आ जाता है और राया भी उसे पसंद करता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों की शादी हो पाती, राया को मिलता है उसका सच्चा प्यार। लेकिन एक आम सी लड़की से शादी करना उसकी डॉन की गद्दी को हिला सकती थी, इसलिए उसे अपने साम्राज्य और प्यार में से किसी एक को चुनना था, और वो दोनों में से एक को चुन लेता है। कहानी फिर 1967 में जाती है और मार काट वायलेंस के बीच क्लाइमैक्स में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। वो ट्विस्ट कितना सेटिस्फाई करता है ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। फिल्म के स्क्रीन प्ले से चर्चा शुरू करें तो मुझे लगता है कि कुछ पार्ट्स को छोड़ दें तो स्क्रीन प्ले टाइट फील होता है, लेकिन जिन पार्ट्स को छोड़ने की बात कह रहा हूं उसमें स्क्रीन प्ले सही में बहुत उलझा हुआ है। एक बार को आप देखें तो फिल्म की लंबाई भले 3 घंटे 14 मिनट है, लेकिन ये कहानी 3 पीढ़ियों की है, क्योंकि इस कहानी में यश का जन्म दिखाया गया है तो उसके इर्द गिर्द की कहानी चलती रहती है, जहां उसके माँ बाप के चरित्र का एक अंश देखने को मिलता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब उसकी और उसकी बहन के बीच की बॉन्डिंग को दिखाया जाता है। फिर यंग एज में डॉन बनने की कहानी, फिर एक समय पर आकर वो बूढ़ा भी दिखाया जाता है। तो 3 पीढ़ियों की कहानी को अगर 3 घंटे में समेटा गया है तो कह सकते हैं कि कुछ जगह फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा गया है, जिसके कारण कम समय देते हुए भी फ्लैशबैक में कहानी को ऐसे समझा दिया गया है कि किसी के मन में किरदारों को लेकर कोई सवाल नहीं बचता। राया की मां के किरदार को कम समय में डिस्क्राइब करना टाइट स्क्रीन प्ले के कारण संभव हो पाता है। एक सीन में एक डायलॉग बोलकर जब भाई बोलता है बहन से कि मुझे भूख लगी है, इस एक डायलॉग से भाई बहन के बीच की बॉन्डिंग को दिखा देना टाइट स्क्रीन प्ले की निशानी है, जहां केवल माथे पर एक बिंदी लगा के दर्शकों को बता दिया जाता है कि बहन ने भाई का पेट कैसे भरा होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं फिल्म में जो बढ़िया स्क्रीन प्ले को दर्शाती है। सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म का दूसरा प्लस पॉइंट कह सकते हैं। जिस तरह से 50s के गोवा और गोवा के गैंगस्टर्स को प्रेजेंट किया गया है वो न केवल स्टाइलिश लगता है बल्कि आम गैंगस्टर फिल्मों से अलग भी रहता है। जिस तरह से लो लाइटिंग के साथ स्मोकी एनवायरनमेंट और वार्म लाइट का यूज करके एक्सट्रीम क्लोज शॉट्स तो कभी क्लोज शॉट्स के सहारे सीन को क्रिएट किया गया है, वो चीज सीन को अलग और इफेक्टिव दिखाने का काम करती है। फिल्म में स्मोकिंग इस कदर दिखाया गया है कि आपको लगेगा कि आपकी देखी हुई पिछली 50 फिल्मों में सभी कैरेक्टर्स ने मिलकर भी मुंह से इतना धुआं नहीं निकाला होगा जितना फिल्म में अकेले राया ने निकाला है। उस वक्त भी कोई मुकेश होता जो टोबैको से होने वाले कैंसर के बारे में राया को बता सकता, तो शायद राया इतनी सिगरेट पीता ही नहीं। भाई आधे से ज्यादा टाइम स्क्रीन सिर्फ धुएं से भरा दिखता है, बट देन जिनकी ये कहानी है और जहां की ये कहानी है यानी गैंगस्टर्स और गोवा, दोनों जगह नशा तो भर भर के होता ही है। एक्शन सीन्स की बात करें तो यस, एक्शन ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किए गए हैं, वो चाहे हैंड एक्शन हो, धारदार हथियार वाले एक्शन हो या फिर गन शॉट्स वाले एक्शन, सभी जगह पूर्ण तृप्ति मिलती है। हाँ, कई बार ये सब कुछ ओवर लगने लगता है, बट फिर आप एक्शन फिल्म के माइंडसेट से ही तो फिल्म देखने जाएंगे तो एक्शन तो भर भर कर मिलेगा ही। अच्छी बात यह है कि एक्शन प्रेमियों को कुछ हटके और वायलेंस से भरपूर एक्शन देखने को मिल जाता है। सर्कस वाली जगह में यश के एक्शन सीन्स बेहतरीन लगते हैं। एक्टिंग की बात करें तो यश महफिल लूटने का काम करते हैं। अच्छा, इस कैरेक्टर को परखने के लिए भी आपको फिल्मी समझ होनी चाहिए। ये ग्रे शेड कैरेक्टर है, ना तो संत है ना राक्षस, बट क्योंकि वो फिल्म का हीरो है तो कुछ एक मौके ऐसे देखने को मिलते हैं जब वो किसी न किसी के लिए कुछ पॉजिटिव करता है, बस वो 2-3 बातें उसे हीरो बनाती हैं। बट अच्छी बात यह है कि आम हीरो की तरह उसे पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं रखा गया है। यश इस राया के किरदार को बढ़िया निभाते हैं। वो ड्रंक वाले सीन्स में अमिताभ बच्चन फील होते हैं तो वायलेंस वाले सीन में मार्को,
रोमांटिक सीन में इमरान हाशमी नजर आते हैं तो इमोशनल सीन में राजेश खन्ना। हाँ, एक साइको वाला यश भी देखने को मिलता है जो संघर्ष का लज्जा शंकर पांडे लगने लगता है। अपने रॉकी भाई वाले लुक के बावजूद इस किरदार को वो थोड़ा अलग निभाते हैं। यहाँ वो हर बात में सिर्फ एटीट्यूड नहीं दिखाते बल्कि अपने किरदार को अनप्रेडिक्टेबल रखते हैं और कुछ मौकों पर साइकोलॉजिकल लेयर उनके किरदार को अलग टच देती है, जिसके कारण कुछ जगह खराब स्क्रीन प्ले होने के बाद भी यश का सीन में प्रेजेंस उस सीन को हल्का नहीं होने देता। मेन बात है कि यश ने डबल रोल में जो चेंजेस लाए हैं वो कमाल है। खासतौर से यंग यश का साइको रूप आम साइको किरदारों से थोड़ा अलग फील होता है। दोनों किरदारों के वॉकिंग स्टाइल में डिफरेंस देखने को मिलता है, पोस्चर्स को अलग अलग तरीके से निभाया है, इवन डायलॉग डिलीवरी में भी वो वेरिएशंस लाते हैं, जिसके कारण सेम शक्ल होने के बाद भी उनके दोनों किरदार अलग फील होते हैं। यश का एंट्री सीन, स्लो मोशन सीन, सिगरेट जलाने का सीन, कभी उसका चिल्लाना तो कभी लो वॉइस में इमोशनल बात बोल जाना, मतलब यश ने अपने ऊपर अच्छा खासा काम किया है, तभी यह किरदार निखर कर आया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन कम ज्यादा भले हो, लेकिन यश का परफॉर्मेंस 20 ही फील होता है। फिल्म में यश एक सीन में लड़कियों को मारता है तो पूरी फिल्म में वो लड़कियों की मारता है। वल्गर तो नहीं हो गया कुछ ज्यादा? इनके अलावा फिल्म में फीमेल एक्टर्स का भी जमावड़ा देखने को मिलता है। तो कियारा आडवाणी अपने किरदार में अच्छी लगी हैं। उनके हिस्से केवल गलियों में यश की जांघों पर बैठकर कसरत करना ही नहीं था, बल्कि उनके पास इमोशनल और ड्रामेटिक सीन भी थे जिसमें वो ठीक ठाक काम करती फील होती हैं। नयनतारा फिल्म में यश की बहन का किरदार निभाती हैं। भाई बहन के बीच की बॉन्डिंग को बिना रक्षाबंधन के गीत वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के भी ठीक ठाक प्रेजेंट किया गया है। हुमा कुरैशी नेगेटिव भूमिका में हैं, बट उनका काम भी अच्छा है। कुछ जगह वो अपने इमोशनल सीन्स में एक्सट्रीम हो जाती हैं, बट आई गेस ये उनके सीन को डिफरेंट बनाता है। अक्षय ओबराय का रोल ज्यादा नहीं है, जितना है वो ठीक ठाक लगे हैं। तारा सुतारिया भी ओवरऑल अपने किरदार को ठीक ठाक निभा लेती हैं। बाकी के एक्टर्स में सुदेव नायर एक्शन सीन्स में देखने को मिलते हैं। हालांकि वो पूरी फिल्म में रहते हैं, बट स्टिल उनके हिस्से डायलॉग्स कम और बंदूकें ज्यादा रहती हैं। फिल्म में कुछ सडन ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो आपको चार्ज करते रहेंगे, मतलब जब कभी हैवी फाइट सीन से आप थोड़ा सा उबने लगेंगे तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको चार्ज करने का काम करेंगे। कुछ अच्छे डायलॉग सीन को पावरफुल बनाते हैं, जैसे कि एक हीरे वाला डायलॉग है कि हीरा जहां होता है वो जगह पावरफुल बन जाती है, ऐसा ही कुछ था। इसके अलावा एक लाइन और मुझे अच्छी लगी जब यश कहते हैं कि जब तक सह सकती हो तब तक रह सकती हो। कुछ सीन्स को मैं समझ नहीं पाया, लाइक 50s के समय में चलती कार में टेलीफोन पर बात कैसे हो सकती है। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो बताइएगा। यंग यश की फिल्म में क्या इन्वॉल्वमेंट है ये आपको क्लाइमेक्स तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ सवाल मन में रह जाएंगे कि उसकी एंट्री पर जो वायलेंट सीन है वो कैसे है। म्यूजिक की बात करें तो रवि बसरूर का बैकग्राउंड म्यूजिक पावरफुल तो है, लेकिन हर सीन के लिए जब आप ड्रामेटिक और हाई बीट्स वाला म्यूजिक बनाओगे तो एक्चुअली में जहां हैवी बीजीएम की जरूरत होती है वो फीकी लगने लगती है। इसलिए कुछ मौकों पर बीजीएम को लो या इवन साइलेंट रखा जाता तो अच्छा रहता, ताकि कुछ खास एक्शन सीन्स या एंट्री सीन्स पर धमाकेदार बीजीएम दर्शकों का ध्यान खींच सकता था। डायरेक्शन की बात करें तो यस, गीतू मोहन दास ने गैंगस्टर लव स्टोरी को थोड़ा डिफरेंटली पेश करने की कोशिश की है। इस कहानी में डायरेक्शन की असल परीक्षा भी होती है जब आपको कॉमर्शियल गैंगस्टर को पीरियड वर्ल्ड में दिखाने के साथ साथ इसमें साइकोलॉजिकल ड्रामा और फैंटेसी को भी ऐड करना होता है। ऑफ कोर्स कुछ जगह गीतू मोहनदास कामयाब रही है तो कुछ जगह वो सीन को इफेक्टिवली क्रिएट करने में विफल भी हुई हैं। वहीं एडिटिंग इस फिल्म का सबसे वीक पॉइंट फील होता है। कई जगह सीन्स बेवजह से स्ट्रेच्ड फील होते हैं जिन्हें कम समय में निकाला जा सकता था। फिल्म अगर 15 मिनट और छोटी होती तो इसका एक अलग इंपैक्ट पड़ सकता था। दूसरी बात कि फिल्म की पेसिंग हर जगह समान नहीं रहती। कई मौकों पर फिल्म जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है तो वहीं कुछ एक बार कहानी स्थिर हो जाती है। फिल्म स्टाइलिश है, बट स्टाइलिश बनाने के चक्कर में इमोशंस के साथ समझौता होने लगता है और फिल्म की प्रायोरिटी उसके इमोशंस होते हैं, बाकी सब बाद में। तो वो इमोशनल कनेक्शन सही से पनप नहीं पाता है। बट स्टिल अगर पीरियड ड्रामा में स्टाइलिश गैंगस्टर मूवी विद प्लेंटी ऑफ वायलेंस एंड एक्शन पसंद आता है तो ये फिल्म आपके लिए है, और कुछ मीनिंगफुल और गंभीर मूवी की ख्वाहिश है तो ये फिल्म अवॉइड कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।